खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे कोस्ट मियां शाहिद साहब। कुछ खबरें, कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करें। अभी बानी पीटीआई के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब के बयान हैरान करते रहते हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें बस 9 मई पे माफ़ी मांगी और जाएं। ये क्या बयान है? इसका क्या मतलब कि वो किसी करप्शन चार्जेस जो हैं वो रियल नहीं है या क्या मामला है और एक माफ़ी मांगने से वो जा सकते हैं? मगर सवाल यह है कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे? जो लोग उनको जानते हैं इस हवाले से मेरे ख्याल में उनकी राय शायद मुख्तलिफ ही हो, मगर ये एक इंपॉर्टेंट बयान है, इसको हम बात करेंगे इस पर भी। इस्लामाबाद में गंडापुर हमेशा जो है अब कुछ अर्से से इंदियाई हफ्तिस्ताम रहते हैं, सुना है वो वहाँ है, उनकी मुलाकात कुछ खास होनी है। कुछ इस हवाले से लोग जो हैं वो कई उम्मीदें भी जगा रहे हैं और कई ज़मीन व आसमान के कलाबे भी मिला रहे हैं। मगर बात यह है कि आखिरकार फैसला तो अडयाला जेल की एक कोठरी में बंद आदमी नहीं करना है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। एंड आई थिंक सो फार इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल कि वो किसी तरीके का लेटअप नहीं हो रहा। सोलर पर बार बार यू टर्न लिया जा रहा है। आज फिर सुना है मियां नवाज शरीफ साहब ने इंटरवेंशन करके तो ये कहा है कि 27 रुपए का जो है वो लागत रखी जाए और दिए जाएं कंज्यूमर को। मगर इस हवाले से जनाब क्या करते हैं जो हमारे वजीर मौसूफ हैं, उस पर हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हमने देखा है कि इजराइल में एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो गई है नेतन्याहू के खिलाफ। लोग तल अवीव के मेन स्क्वायर में बाहर निकल आए हैं, उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। उसने अपने सिक्योरिटी चीफ को, जो इंटरनल सिक्योरिटी चीफ है, उसको सैक कर दिया, मगर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया है और अंदर एक लड़ाई हो रही है। मगर मैं इसके साथ वक्त मिला तो जरूर जिक्र करूंगा कि पूरी दुनिया एक अजीब, यूं लगता है कि जैसे अब यूरोपियन स्प्रिंग आ रही है। हमने कुछ दिन पहले देखा सर्बिया में बेशुमार लोग बाहर थे, रोमानिया में इलेक्शन ही जो है उसको कैंसिल कर दिया गया। तुर्की में क्या हो रहा है? तुर्की में जो एक मेयर हैं इस्तांबुल के, उनकी गिरफ्तारी पर बेशुमार लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये क्या सिलसिला है? ये किस किस्म का है तुलू हो रहा है? इस पर बात करेंगे। मगर पहले तो जाते हैं मियाँ साहब, ये बानी पीटीआई के हवाले से मई की वजह से वो जेल में है। मियाँ साहब, एज फार एज आई बिलीव, और मुझे जो लगता है भले उन्होंने बात ठीक की हो, क्योंकि नाक में दम तो हुकूमत के आया हुआ है, एक स्टेल मेट है, आगे चीजें बढ़ नहीं रही, बिजली का क्राइसिस है, सियासी बुरहान है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और साथ एक खौफनाक जो सियासी महाजराई है, अनपॉपुलैरिटी है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने कंधे से इधर उधर देखते ही रहते हैं। तो बात तो ठीक है राना सनाउल्लाह साहब की, यार बात खत्म करें और आगे बढ़ें, लेकिन खान साहब किसी और की टर्म्स पे मुझे लगता है कि आगे बढ़ते नजर नहीं आते। मियां साहब, काजी साहब, आज 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो 9 मई पर जो राना सनाउल्लाह का बयान है उसके हवाले से है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अली मीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में क्यों है, गुज़श्ता 5 दिनों से हैं और अभी भी आगे अपना जो है वो क़याम बढ़ाए हुए हैं। इसकी वजह क्या है? तीसरी बड़ी खबर यह है कि वज़ीर दाखिला जो थे वो मंजर से गायब थे, वो कहाँ हैं? इन तीनों खबरों पर जो है वो अब मैं खबरें दूंगा। 9 मई के हवाले से राना साहब जो राना साहब का बयान था वो बड़ा अजीबोगरीब बयान लगता है, क्योंकि इमरान खान जो जेल में है वो तो करप्शन के केसेस में 190 मिलियन पाउंड का केसेस जो है वो मैं पहले जरा सुना दूं मियां साहब, माफी चाहता हूं, मैं उनका शॉर्ट सुनवा दूं आपको राना सनाउल्लाह साहब का, और उसके बाद इस पे कमेंट लेते हैं आपके। सुनाएं जी मियां साहब। काजी साहब, वैसे राणा साहब जो है शायद अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 मई ही मसला है और इस हवाले से खबर यह है कि बुशरा बीबी जो है वो अहम किरदार अदा कर रही हैं, क्योंकि बुशरा बीबी को जो है वो उससे बातचीत चल रही है और बुशरा बीबी ही इमरान खान को कायल कर सकती हैं और इस हवाले से वो अपना किरदार अदा कर भी रही हैं। और बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को, बानी पीटीआई को इस हवाले से कायल कर रही हैं कि 9 मई पर मजम्मत भी की जाए और साथ साथ जो है वो गलती हुई है तो उस पर माजरत भी की जाए और साथ साथ मुल्की इदारों के साथ इसको एक और तरीके से तीन बातें हैं, सिर्फ 3 बातें कि मुल्की इदारों पर जो हो रही ट्रोलिंग हो रही है उससे लाताल्लुकी की जाए, बल्कि यहां तक कहा गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी से लाताल्लुकी की जाए। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि 3 साल के लिए खामोश बैठा जाए, कोई सियासी एक्टिविटीज ना की जाए। इस हवाले से बातचीत चल रही है, मुलाकातें हो रही हैं और मुलाकातें बुशरा बीबी की बानी पीटीआई से भी हो रही हैं और वहाँ पर जो है ये बातें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि बानी पीटीआई कायल हो ना हो, ये अलग बात है, लेकिन जो बाहर राना सनाउल्लाह जो बयान दिया है वो इसके साथ मिलाकर पढ़ा जाए तो यही बात सामने आती है। आपने काजी साहब देखा कि कल 190 मिलियन पाउंड की जो अपीलें हैं
उसका भी केस लग गया है। और इस हवाले से इसको भी देखा जाए साथ साथ तो ये भी नजर आता है कि अगर बानी पीटीआई का रवैया बेहतर रहा और वो इन शराइत पर आगे जो कि कल बयान जो है वो दिया है राणा सनाउल्लाह ने, तो हो सकता है कि ये सजाएं भी मुअत्तल हो जाएं। नहीं मियां साहब, मैं बताऊं, ये बड़ा माशाल्लाह बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है राणा सनाउल्लाह साहब ने। बात ये है कि जो सियासी कुव्वतें हैं उनको खौफ क्या है? खौफ ये है कि तमाम तर वसाइल के इस्तेमाल से लेके सब कुछ करके भी इस बानी पीटीआई की पॉपुलैरिटी टूट नहीं रही। अब इसका तिल्स्म कैसे तोड़ें? अब अगर वो 9 मई पे माफ़ी भी मांग लेते हैं, माफ़ी का मतलब है कि टेसेंटली वो अपने एतराफ़ जुर्म करेंगे, फिर वो 3 साल आके खामोश घर बैठ जाएं, ठीक है, और वो कोई बात भी नहीं करेंगे, हुकूमत को भी चलने देंगे, तो उनके पल्ले रह क्या जाएगा? इहदा मतलब है तुहाडे वालों ना ही समझिए और अंदरों भी ना ही, ये मेरी अब तक की रिपोर्ट है मियां साहब। लेकिन काजी साहब दूसरी बड़ी खबर यह है, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे, क्योंकि अंदर से अभी तक तो ना ही है लेकिन कायल किया जा रहा है। दूसरी खबर काजी साहब बड़ी ये है कि अली अमीन गंडापुर सीएम केपीके, जो कि केपीके से बिल्कुल इस्लामाबाद आते थे और वापस चले जाते थे फौरी दिन, उसी दिन 5 दिन से इस्लामाबाद के अंदर हैं और हो सकता है कि आइंदा 5 दिन भी वो इस्लामाबाद के अंदर हों। उस वजह यह है कि एक तो उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है, वो मुलाकात नहीं हो पा रही। इस हवाले से 2-3 किस्म की आरा और 2-3 किस्म की खबरें हैं। एक ये है कि बानी पीटीआई उनसे मिलना नहीं चाह रहे, दूसरा ये राय दी जा रही है कि शायद वो बानी पीटीआई से नहीं मिलना चाह रहे, इसलिए वो सिक्योरिटी का बहाना करके और मुलाकात ना होने का बहाना करके जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि एक तो सी होनी है काबीना के अंदर, तो एक आरा उनके पार्टी के अंदर पाई जा रही है। वो ठीक है ये नहीं, लेकिन ये आरा जरूर है कि तो जो काबीना के अंदर तोसी होनी है वो अली अमीन गंडापुर या तो चाह रहे हैं कि ना हो या वो चाह रहे हैं कि उनकी मर्जी से हो, इसलिए अगर वो मुलाकात करेंगे तो वहां पर ये बात होगी और उनको माननी पड़ेगी। ये दो आरा हैं। लेकिन इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो है वो एक अहम मीटिंग के इंतजार में भी हैं कि वो अहम मीटिंग जो है उनके साथ होनी है। वो दो हवालों से मीटिंग है। एक हवाला यह है कि जो अली अमीन गंडापुर का मौकफ है कि अफगानिस्तान के साथ उनकी बात कराई जाए, करने दी जाए उनको, तो उस हवाले से भी एक तजवीज जो है वो पाई जा रही है कि इनको बात करने दी जाए। कुछ दूसरी जो है ना काजी साहब, दूसरी तजवीज बड़ी अहम है काइंडली, वो अहम तजवीज ये है, वो जो उनकी एक ख्वाहिश है कि उनकी जो मुलाकात होगी वो बानी पीटीआई के हवाले से होगी और वो बानी पीटीआई के हवाले से हो सकता है कि कोई पेशरफ्त हो और वो पैगाम लेकर जो है वो बानी पीटीआई के पास जाएं। ये दो जो आरा हैं वो पाई जा रही हैं, इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब का शॉर्ट सुनवाता हूँ और मुझे ये लगता है कि दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर सो फार। मैं तो ये समझूंगा बहुत बड़ी हैरत होगी, ज़ाहिर है मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। बहरहाल जरा ख्वाजा आसिफ साहब को सुने। अच्छा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं जी कि मेरा फ़ोन जो है मोहतरम मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है उनके पास, तो क्यों क्या अब क्या इन्होंने क्या काम था? चले कोई काम तो होगा ना, ये भी आखिर उनके कोलीग हैं। लेकिन मियाँ साहब आपके पास क्या खबर है? मोहसिन नकवी साहब सुना है अब आ गए हैं वापस और सेहत के हवाले से जो बातें हो रही हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। क्या खबरें आपके पास? काजी साहब देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब का फ़ोन अटेंड नहीं हुआ या बाकी लीगी जो अरकान हैं या रहनुमा हैं उनका फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा, इसकी एक वजह है, वो वजह मैं बताता हूँ। लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी तबीयत नासाज थी, वो बाहर थे और तबीयत नासाजी की वजह से वो नहीं आ पाए और रमज़ान में वो पहले भी इनएक्टिव ही होते हैं, पिछले रमज़ान में भी वो इस तरह इनएक्टिव ही थे, लेकिन अब वो मंजर आम पर आ गए हैं। आज उन्होंने बड़ा अहम इजलास जो है वो सदारत की है, उसकी ऑनलाइन सदारत की है, लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने हार्ट स्टेट के हवाले के अनवान से एक इजलास की जो है सदारत की है। उसमें तमाम सूबाई वज़राए दाखिला मौजूद थे, तमाम आईजीज़ मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो हैं हुकाम मौजूद थे और इसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। और जो बलोचिस्तान में आज सीएम ने इजलास किया है उसकी एक कंटिन्यूटी है। फैसले ये हुए हैं कि हर किस्म की दहशत गर्दी को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस से जो है निपटा जाएगा। साहब एक और भी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। एक और भी हमारे बड़े दोस्त हैं और बड़ी अंदर की खबर रखते हैं, कुछ परिंदे भी उनके वाकिफ़ हैं, वो कह रहे थे जी कि इनको शायद अब जो है वो इनको रिप्लेस कर दिया जाए या इस तरह की बात उन्होंने अपने प्रोग्राम में कही है। आई डोंट बाय इट अनटिल अनलेस इट कम्स फ्राम अ वेरी किसी सरकारी जरिए से ना आए। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से कि वो ही इज स्टिल इन द सैडल? वो मतलब है कि अभी उनका इकबाल बुलंद है जनाब? देखें काजी साहब, ये खबरें तो हैं
कि उनकी जो है वो उनका वजारत से उनके तब्दीली हो रही है या उनको असाइनमेंट पीसीबी की भी ली जा रही है, कोई और वजारत दी जा रही है। लेकिन मेरी खबर मुख्तलिफ है। मेरी खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बतौर वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला काम करते रहेंगे। उनकी एक अहम मुलाकात हुई है जिसमें उनको इत्माद में लिया गया है, उन्होंने भी इत्माद में लिया है और उनको जारी रखने का जो है वो कहा गया है। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कल या परसों इस्लामाबाद में भी आएंगे और इस्लामाबाद में वो फिर एक्टिव हो जाएंगे। और आज का जो इजलास हुआ वो भी इसीलिए इजलास उनकी सदारत की, इससे पहले उन्होंने इजलास की किसी इजलास की सदारत नहीं की। आज के इजलास की सदारत इसलिए की है उन्होंने कि ये हार्डकोर इशू है। हार्ड स्टेट बनाने का जो बयान था ये सिपा सलार का बयान था और उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और मोहसिन नकवी साहब उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह निशानी है कि मोहसिन नकवी साहब ये वजारत पर रहेंगे। अच्छा मियां साहब, एक चीज़ और ना तशना रह जाए, क्योंकि अभी हमारे पहला सेगमेंट जो है वो अपने क्लोजिंग की तरफ आ रहा है। ईद के बाद जो एक वकला की तहरीक है वो भी कुछ स्टीम पकड़ रही है। इसके अलावा जो मौलाना के साथ भी एक चल रहा है, जैसे आप कहते हैं एक गुफ्तगू, तो क्या ईद के बाद, लेकिन मैं पहले मौलाना का शॉट भी आपको सुनवा देता हूँ ताकि फिर ज़रा आसानी से बात हो सके। सुनाएं जी। तो ये तो सारे मैंडेट को ही इन्होंने कॉल इन क्वेश्चन कर दिया मियां साहब। और क्या ये किस समझा, मुझे लगता है कि ये बहुत मायूस हैं और इनको कोई इस दफ़ा जो इन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, और ज़ाहिर है सोशल बेस तो कोई नहीं थी ना किसी पार्टी की भी, जब ये जुलूस जल्द से निकाल के सुप्रीम कोर्ट आ जा रहे थे, मौलाना के ही तालिब इल्म थे जो आए थे, तो उसके बाद इन्हें तो कुछ मिला तो नहीं। तो ये वो एक नाराज़गी, गुस्सा या नाराज़ी या गुस्सा है मियाँ साहब। देखें काजी साहब, अपोजिशन का इत्तेहाद तो बनता हुआ नजर आ रहा है ईद के बाद, लेकिन मौलाना उस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे? मुझे नहीं लगता कि मौलाना इत्तेहाद का हिस्सा होंगे, क्योंकि मौलाना के हवाले से दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि ऊपर हलकों में ये बातचीत चल रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को एक अहम रोल जो है वो सौंपा जाए, उनको अहम किरदार दिया जाए। वो किरदार जो होगा वो हक्कानी नेटवर्क के हवाले से होगा और अफगानिस्तान के हवाले से होगा, ताकि उनसे बातचीत की जाए और जो टीटीपी है उसको लगाम डाली जाए। और इस हवाले से अगर उनसे बातचीत, मौलाना से ये तजवीज़ दी गई है, अभी अगर तजवीज़ जो है ये मंजूर की जाती है और मौलाना से बातचीत होती है, तो फिर अगली केपीके की हुकूमत में भी मौलाना को जो है वो हिस्सा दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा। ये तजवीज़ है एक। दूसरा सर ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान काजी साहब, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि केपीके हुकूमत जो है फॉर्म 47 की हुकूमत है, और वो ये भी कहते हैं कि केपीके में भी धांधली हुई है, और ये भी कहते हैं कि केपीके की हुकूमत अवामी नहीं है, तो वह किस तरह इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? दूसरा, उन्होंने वाजे कर दिया हुआ है कि हम इश्यूज की जो है वो सियासत करेंगे, हम बानी पीटीआई की रिहाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बात जरा क्यास लगती है। देखें हमारे प्यारे अनवारुल हक काकड़ साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो वहाँ पे 47 में अगर पीटीआई हार ही रही थी तो एक उसको देने की क्या ज़रूरत थी। बहरहाल ये भी एक बात है, मगर अब बढ़ते हैं, एक ब्रेक की तरफ वापस आएंगे तो आके मियाँ साहब आपसे पूछेंगे कि ये सोलर के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग किसने की? अरे मनी लॉन्ड्रिंग, अब क्रिकेट हॉकी तो ख़त्म हो गया, इससे हम अपना कौमी खेल ही ना करार दे दें, क्योंकि ये हम बड़ी कामयाबी से कर लेते हैं। लगता है ये एक ब्रेक के बाद इस खबर पर बात करेंगे। और इजराइल में जो एक तहरीक उसके अंदर से उठ खड़ी हुई है एक नेतन्याहू के खिलाफ, वो क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये तो बात हम करेंगे कि जनाब वो अब 27 रुपये का होगा या नेट मीटरिंग या 10 रुपये की होगी, इस पर तो 100 दफ़ा यू टर्न होगा। हमें पता है किस तरह इनके हाथ बंधे हुए हैं। नीचे से आवाम का प्रेशर आएगा, फिर ऊपर से प्रेशर आएगा, फिर आखिर में IMF का और फिर IPPs के इंतहाई नेकोकार परहेजगार लोगों का प्रेशर आ जाएगा। उसके सामने तो हम कभी खड़े नहीं हो सकते। पहले मुझे ये बताएं, ये 38 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और सोलर का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए काजी साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग तो 18 अरब रुपए की मजमूई तौर पर हुई है, जो गुज़श्ता कई सालों से हो रही है। लेकिन जो कस्टम इंटेलिजेंस ने 2 मुकदमा दायर किए हैं और उन्होंने तफ्तीश जो है उसका आगाज़ कर दिया है। ये 88 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है सोलर पैनल्स की दरामद की आड़ में। ये 2 कंपनियां हैं, मुबैना तौर पर सहर इंटरनेशनल और डेल्टा ट्रेडिंग कंपनी है। इन्होंने जो 2018 से 2023 तक जो किए हैं सोलर पैनल दरामद, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसमें जो इनवाइसिंग की गई वो कई गुना बढ़ाकर इसकी कीमत मार्केट वैल्यू से जाहिर की गई
और इसमें एक 88 करोड़ रुपए की अदायगी दुबई में हुई, हवाला हुंडी से ये अदायगियाँ हुई हैं, किसी बैंकिंग चैनल से नहीं हुई। और बाकी भी जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जो कि कायमा कमेटी के अंदर भी ये मामला उठा था और वहाँ पर भी हुक्म दिया गया था कि इसकी जो है तहकीकात की जाए, उसमें बहुत सी कंपनियां हैं, वो तो 18 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग बताई जा रही है। और ये सारे का सारा रकम जो है वो हवाला हुंडी से लेकिन मियां साहब, ये जो आप रिपोर्ट दे रहे हैं, ये कायमा कमेटी की रिपोर्ट है या कस्टम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ये क्या है, ताकि इसका हवाला भी रिकॉर्ड पे आ जाए। जो 88 करोड़ रुपए की जो 2 मुकदमात हैं, ये तो कस्टम इंटेलिजेंस ने मुकदमा दर्ज किए हैं। जो कायमा कमेटी की रिपोर्ट है वो 18 अरब रुपए की रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि कायमा कमेटी में बाकायदा ये इजलास हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो बरहम हुई कायमा कमेटी हुकाम पर कि ये जो इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है ये किसने किया, उसमें कंपनियों के नाम भी दिए गए और ये कहा गया कि उनके खिलाफ तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई सिरा नहीं मिल रहा। काजी साहब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, इस हवाले से बहुत से केस जो हैं वो पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन वो डिस्कस होके वहीं दब जाते हैं। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि कराची के अंदर जो अरमगान कत्ल केस है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है और उसमें बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। तो इस तरह सोलर पैनल्स के आड़ में, अरमगान कत्ल केस की आड़ में और दूसरा जो मामलात हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। चलें, ये तो मुबैना है ना अभी इस केस का क्या नतीजा निकलता है, मगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की छोटी सी गलती हो जाती है। ज़ैद हुसैन साहब डॉन में कोट कर रहा हूँ, तो ये बच्चों की ये गलती भी हम माफ़ी कर देंगे, दिल बड़ा है हमारा। अब आते हैं, ये बताएं कि ये क्या मामला है कि ये क्यों इन्होंने फिर एक दफ़ा कहा कि नहीं जी ये आप 7 साल में आपका नुकसान पूरा कर देंगे, अवैस लगारी साहब ने फरमाया था और खुशखबरी सुनाई थी। अब ये पता चला कि नहीं भाई ये तो 27 रुपये पर नहीं रखा जाएगा। क्या मामला है? IMF और उसके दरमियान हुकूमत जो है वो या इस मुल्क के अवाम फुटबॉल बने रहेंगे या क्या फैसला ये हतमी है? मियाँ साहब देखिए काजी साहब, जो वज़ीर बातदबीर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने तो ये फैसला किया था और उन्होंने अवाम को बड़ा समझाने की कोशिश की थी कि जो नेट मीटरिंग वाले हैं इनका बोझ 150 अरब रुपए का पड़ रहा है और उस पर जो मुफ्ता इस्माइल हैं उन्होंने भी बातचीत की और उनको जो है बाकायदा तौर पर काउंटर किया गया, लेकिन वो IPPs की वकालत करते हुए नजर आए। हालांकि अवैस लगारी साहब के जो बुजुर्गवार हैं उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को बरतरफ किया था। काजी साहब, आपको याद होगा वो इन्हीं माहिदों की IPPs के माहिदे ही थे जिनकी वजह से जो है वो बरतरफ की गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और उस पर जो फारूक लगारी साहब थे उस वक्त के सदर। लेकिन अब वो इसकी जो है वो हमायत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो जो खबर ये है कि IPPs के साथ बातचीत चल रही थी और अब IPPs जो है वो बिल्कुल हुकूमत के शिकंजे में है। बल्कि हुकूमत के शिकंजे में मैं नहीं कहूँगा, मैं टास्क फोर्स के शिकंजे में कहूँगा कि टास्क फोर्स ने बाकायदा तौर पर उनको जकड़ लिया है और उनसे जो है वो नेगोशिएशन हो रही है। आज नेपरा के अंदर एक समात हुई है, उसमें 7 IPPs ने टैरिफ कम करने का जो है वो दरखास्त दी थी, उनके दरमियान उस पर जो है समात हुई है और वो टैरिफ भी कम होने जा रहा है और बिजली की कीमतें जो है वो कम होने जा रही हैं। हालांकि IMF जो है वो नहीं मान रहा, लेकिन इस हवाले से अगर IPPs का टैरिफ जो है जनरेशन टैरिफ वो कम होता है, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर फर्क पड़ेगा, सिमाही एडजस्टमेंट पर फर्क पड़ेगा और 2 रुपये फी यूनिट रीबेसिंग होगी, तो इसमें यूनिट जो है वो वाकईतन 10 रुपये तक जो है वो कम हो जाएगा। 35 रुपये 50 पैसे से कम होकर 25 रुपये तक यूनिट जो है वो हुकूमत ने लाना है। IMF इस पर जो है वो जितने भी टैक्सेस हैं उनको कम करने का नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि टैक्सेस कम नहीं होंगे, लेकिन अगर IPPs जो है वो पीछे हट जाते हैं और IPPs हुकूमत की मानते हैं, जो कि मानना पड़ेगी, तो फिर ये टैरिफ जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कैसा मियाँ साहब, बात तो ये है कि अगर ये मुआहदे खुल जाते, इनके फोरेंसिक ऑडिट हो जाते, तो फिर आज हम ये ना होते। अगर ये वाकई एक जुर्म हुआ है और मुल्क के मफाद के खिलाफ ये मुआहदे हुए हैं, ये कानून में शिक मौजूद है, जिस तरह डॉक्टर इकराम उल हक ने बताया था कि अगर आप अपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये साबित कर दें कि मुल्क के अवाम के खिलाफ, उनके मफाद के खिलाफ फैसले हुए हैं, तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, जिस तरह हमने मलाइशिया में देखा जहाँ से IPP सारे भाग गए थे। तो बात यह है, अगर किसी ने हमारे साथ हाथ किया है, किसी ने कोई माल बनाया है गलत तरीके से मुबैना तौर पर, तो फिर उनसे हम मुज़ाकरात करेंगे। तो फिर हम जो मेरे घर में डकैती होती है उनसे भी मुज़ाकरात कर लेते हैं कि यार कुछ तुम रख लो, कुछ हम रख लेते हैं। तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ते हैं। मामला ये है कि मियाँ साहब, आई डोंट नो वेदर दे कैन स्टिक टू दिस। अब मेरी इतलात ये हैं कि बड़े मुख्तदार हलकों ने मुदाखलत करके ये इसमें कहा है कि इस बिजली को ठीक करें, क्योंकि सुना है कि मुल्क के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर आप इसको ठीक नहीं करते
तो जो थोड़ी बहुत सनती पैदावार यहाँ रह गई है, और जाहिर है हर बंदा ये कहता है, हर इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। अगर दुनिया में जहाँ जब बिजली की कीमत से दुगनी कीमत पे अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ काम करेगा, मैं तो हैरान हूँ जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हुआ है उधर से इधर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट सो कॉल्ड है, इसकी वेल पता नहीं है या नहीं है। मियाँ साहब, इस खबर में कितनी आप समझते हैं, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि डॉलर की कीमत भी जो है वो कहां से रुकी और किसने रोकी। मियां साहब, लेकिन काजी साहब देखें, जो 2-3 मीटिंगें हुई हैं सिपा सलार की ताजरों के साथ, उसमें तो यही डिस्कस हुआ था कि बिजली की कीमतें जो है बहुत ज़्यादा हैं, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। और आपने देखा कि फैसलाबाद की बहुत सी मिलें जो है बंद हो गई, टेक्सटाइल मिल जो है वो ख़ास तौर पर बहुत सी मिल जो है वो बंद हैं। लेकिन अब ये फैसला तो हुआ था, इसीलिए ही टास्क फोर्स बनी थी और टास्क फोर्स को ये टास्क दिया गया था। फैसला ये हो चुका है, बल्कि ये काम बहुत हद तक हो चुका है कि बिजली का यूनिट 10 से 15 रुपए जो है वो कम करना है, ये होना है। क्योंकि मुल्क के अंदर काजी साहब देखें 600 अरब रुपए जो है वो स्मगलिंग में ज़ाया हो जाते हैं, इसके पेट्रोल की स्मगलिंग में। अगर 600 अरब रुपए जो है वो ये बचा लिए जाएं तो फिर IMF के साथ हमें नेगोशिएशन ना करना पड़े और उनकी बातें ना माननी पड़े। ये ऑयल की स्मगलिंग जो है ये रोकी जा रही है। और इस हवाले से जो ईरानी ऑयल है, आज जो CM ने इजलास किया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा मौजू यही था कि जो ऑयल की स्मगलिंग है उसको ज़ीरो किया जाए। अगर ये रुक जाती है और दूसरी जानब जो है वो बिजली की कीमतें जो है वो कम होनी है और हो जाएंगी, तो फिर पेट्रोल जो है वो भी उसकी कीमत भी कम हो जाएगी और पेट्रोल और बिजली की कीमत भी कम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि ताजर जो है ये कह रहे हैं कि हर सूरत जो है वो तवानाई की कीमतें कम की जाएं ताकि वो कम्पीट कर सकें और उनके ऑर्डर कैंसिल ना हो। और ये फैसला हो चुका है। अमेरिका ये कह रहा है कि अच्छा ये देख रहे हैं ना, ये हमारी हालत है। अभी आप यूटिलिटी स्टोर्स में देख रहे हैं, ये लोग भी सरापा एहतजाज हैं। पहले ही आप जानते हैं इन्फ्लेशन का क्या मामला है, या जो जहाँ तक ये इन्फ्लेशन आ गई है। मगर सवाल ये है, अमेरिका कह रहा है अमेरिका फर्स्ट, भाई हम अपनी बात करेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो हम क्यों नहीं किसी मुल्क से, ईरान से जो सस्ता तेल खरीद के यहाँ वापस ला सकते हैं? ये अपनी तनख्वाहें तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाते चले जा रहे हैं, मगर जहां हमारा कोई मफाद आता है, जहां जो IPPs का हाथ रोकने की बात होती है, पूरी दुनिया ये कह रही है। कोई एक शख्स यहां ये नहीं कह रहा आज कि जनाब ये मुआहदे ठीक हुए थे, चाहे वो 1993 के थे या 2016 के थे। हर बंदा ये आके बल्कि वो लोग जो इन मुआहदों का सम हो वन वे और दी अदर हिस्सा रहे या उनमें उनके ये प्रीवी थे, वो भी आके यही कहते हैं, जिस तरह अरशद अब्बासी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। तो मगर क्या है कि भाई नहीं करना तो नहीं करना, ठीक है, अपने मफाद को आप सामने रखेंगे तो मुल्क का क्या बनेगा। ये अब हार्ड स्टेट की और सॉफ्ट स्टेट की बात हो रही है। हार्ड स्टेट आपको माशी तौर पर हार्ड स्टेट बनानी पड़ेगी, वरना फिर जो है हम कब तक अपने जो फुट सोल्जर्स हैं उधर ही जा रहे हैं। हार्ड स्टेट जो है वो मुख्तलिफ हवालों से बननी है, उसमें तमाम जितनी भी दहशतगर्दियां पहले खत्म करना पड़ेंगी। मुआशी दहशतगर्दी और दूसरी दहशतगर्दी, ये जो बंदूक की दहशतगर्दी है, बारूद की दहशतगर्दी है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये अब देखिए ना, सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं, हो रहे हैं रोज सोशल सेक्टर की बात कर रहे हैं। सिंध में 78 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों में दाखिल ना हो पाए, इसका इंकशाफ हुआ है। कल वो हमें एक और ख़बर थी, मैं पता नहीं, मैं दोबारा मैं देख के बात करूंगा, क्योंकि आजकल ज़रा आप जानते हैं माशाल्लाह कानून खास नरम आरे वाले से। अच्छा, अब इस पे हम बात करेंगे, फिर हम जो स्टेंटेड ग्रोथ की बात करेंगे, और जो पंजाब में बच्चे करोड़ों की तादाद में बाहर, या जितने भी तादाद में बाहर बैठे हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ टोटल बच्चा बताया जाता है स्कूलों से बाहर। 25A की ग्रास वायोलेशन है। आइन के तहत ये फ़र्ज़ है हुकूमत का 16 साल की उम्र तक उन्हें एक म्यारी तालीम दे। मगर चलें ज़रा फुर्सत मिल जाए, ये जो हमारे सोलर पे मालशाल बन रहा है दाएं बाएं, तो उसके बाद ये भी करते हैं। चलें ब्रेक पे जाते हैं और वापस आएंगे तो इंटरनेशनल बात करेंगे। इजराइल में हमें अनरेस्ट नज़र आ रहा है, तुर्की में अनरेस्ट नज़र आ रहा है, सर्बिया में अनरेस्ट नज़र आ रहा है, रोमानिया में जो है इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया गया। तो ये क्या मामला है? एक दफ़ा लोग फिर एक अखाड़े में उतर रहे हैं, तारीख के अखाड़े में आम आदमी को हुक्मरान इशराफिया पुश कर रही है। क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो बड़ी अहम खबर है और वो ये है कि इजराइल में खुद उसके अपने अवाम नेतान्याहू के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बड़ी दिलचस्प बैटल है। इससे पहले भी इसके खिलाफ बहुत बड़े जुलूस निकलते रहे हैं, मगर इसने ये क्या किया, क्योंकि इस पर शदीद खौफनाक इल्ज़ाम है रिश्वत लेने के, और ये इस काले पैसे और इस गंदे पैसे का हिसाब देने की बजाय इक़्तिदार से चिमटा हुआ है
और इसी चक्कर में इसने 50,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनी जिनमें बच्चे और औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल है, उनकी जो है इसने जानें ले ली। लेकिन ये अब मगर मामला ये है कि ये सिलसिला इसके हाथ से निकल गया है। उनकी एक इंटरनल एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके चीफ को उसने हटाया क्योंकि उसे ये अब ख़तरा है कि इसको अब पेश होना है अदालत में। तो उसके ख़िलाफ़ एक तो जो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टे दे दिया है, और साथ जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन लीडर है उन्होंने कहा है कि अगर इसने इस इंटेलिजेंस चीफ को निकाला तो अगला ये जो सैटरडे आ रहा है इसको वो पूरे इजराइल में पहिया जाम कर देंगे। तो अब हम ये समझ रहे हैं कि चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट जिसे कहते हैं कि अब इसके मुल्क में इसके और लोग मुतालबा क्या कर रहे हैं, इजराइल के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंद करो, हमारे हमास में जो बच्चे खुचे जो हैं वो क्या होस्टेजेस उनको वापस लेके आओ। तो इसके जो जराइम हैं अब ये नहीं कि सिर्फ पूरी दुनिया पर आश्कार हो गए हैं, अब मियाँ साहब ये जराइम से जो और मैं फिर आज तो नहीं कल ये इस हफ्ते के किसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मैं और भी आपको बात बताऊंगा कि आखिर उस मुल्क के अवाम इस जिसे बजाय हम एक बहुत बड़ी सुपर ताकत तो है अगर हम उसका असला देखें, मगर अवाम पे क्या बीत रही है तो कहानी एक जैसी है, हम देख रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर इसके खिलाफ एक बड़ी तहरीक वहाँ पे शुरू हो चुकी है और अपोजिशन और अवाम के दबाव की वजह से मुझे लगता है कि अब ये इसकी हुकूमत भी जो है वो गिर सकती है, और ये जो जंग बंदी है वो शायद कोई और बहुत लोगों ने, यूरोप के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले, बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोटेस्ट किए, हज़ारों बीसियों लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो अमेरिका में कैद हुए, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको कैद किया। ये जो आज इसको फाशिस्ट कहता है, इसको डोनाल्ड ट्रंप को, इससे पहले जो बाइडन था उसका फाशिज्म देखें, वो असला भी दे रहा था और बच्चे मरवा भी रहा था। तो मियाँ साहब ये एक बड़ी दिलचस्प मैं इसे ज़रूर कहूँगा है तो हार्ट रेंडरिंग, अगर हम हार्ट रेंडिंग है अगर हम देखें जो फ़लस्तीनी अवाम ने जो कुछ झेला और झेल रहे हैं, मगर अब इसके खिलाफ इसके घर में बगावत शुरू हो गई है। मियाँ साहब काश साहब देखें, जो इजराइल का मामला है वो अब सियासी नहीं रहा, जो अंदर का मामला है वो ऐसा नहीं है कि जैसे अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाती है या अब एहतजाज करती है या वो मुतालबा करती है कि उनको जो है वो जंगी मुजरम करार दिया जाए, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ खाना जंगी जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि वाज़ेह डिवीजन जो है वो अंदर नज़र आ रही है। जो आपने यरगमालियों का कहा कि हमास के हाथों जो यरगमाल बने हैं वो चाहते हैं इसराइली के वो घर वापस आ जाएं, तो उस हवाले से भी जो है वो उनमें बड़ा आपस में नेतन्याहू पर जो है वो बड़ा गुस्सा है कि वो पै दर पै हमले कर रहा है वहाँ पर गज़ा पे, जिससे मामला ख़राब हो रहे हैं। और आपने देखा कि सिर्फ इजराइल नहीं है, अमेरिका जो है वो भी साथ मिलकर जो है मशरिक़ वस्ता के हालात जो है वो दोनों ख़राब कर रहे हैं। और अगर दोनों इजराइल के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाती है तो फिर इजराइल को लेने के देने पड़ जाएंगे। इजराइल जो सुपर ताकत होने का ख्वाब देख रहा था या ईरान पर चढ़ाई करने का ख्वाब देख रहा था, वो अपना जो है वो घर जो है वो उसको जलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी जानब अमेरिका जो है वो उसको एक नया अफगानिस्तान लगता है कि वहां नजर आ गया। और यमन के अंदर और भी खबर बड़ी दिलचस्प है, ये मिस ना हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेलीगेशन भेज दिया टेक ओवर करने के लिए ग्रीनलैंड को। मैं ये याद दिलाता रहूं कि वहाँ पर ऑलरेडी अमेरिका की जो हैं वो जो मिलिट्री बेसिस हैं, तो जाहिर है वो बड़ा देखभाल के खेल रहा है, मगर ये अब यूरोप क्या जंग तो नहीं कर पाएगा इससे। लेकिन काजी साहब वहाँ पर जो ग्रीनलैंड पे सिर्फ अमेरिका की बेसिस नहीं है सर, वहाँ पर पनामा जो कनाल है वहाँ पर चीन की जो मौजूदगी बहुत ज़्यादा है और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, उनकी तजारत बहुत ज़्यादा है, और ग्रीनलैंड पर भी उनका जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो असर और रसूख है। और लगता है कि अगर उसने वहाँ पर भेजे हैं और वहाँ अमेरिका ने और वहाँ पर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो चीन ज़रूर जो है वो रिएक्ट करेगा। और अगर वहाँ रिएक्ट शुरू होता है, रिएक्शन कोई ऐसा आता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये मामला रुकेगा नहीं, ये मामला बढ़ेगा। और दूसरे मशरिक़ वस्ता में जो चिंगारी जो है वो फूट रही है, वहां से भी अगर जो है चिंगारी आग पकड़ गई और ईरान के साथ अगर पंगा शुरू हो गया, ईरान के साथ अगर डायरेक्ट तसादम शुरू हो गया, तो फिर क्या चीन और रूस जो है खामोश रहेंगे? नहीं, दुनिया सर मुझे लगता है कि तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। नहीं मियां साहब, मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए हम बड़े अरसे से हमारी ये पोजीशन थी और अब भी ये पोजीशन है, खासकर जो हमारी टेंडेंसी के लोग हैं। जिस वक्त तक मशरिक़ वस्ता के अवाम तारीख के अखाड़े में खुद कदम नहीं रखते, जिस तरीके से इजराइल के अवाम ने रख दिया है, और मैं आपको याद दिलाऊं तमाम इजरायली या तमाम यानी इवन जो बर्नी सैंडर है वो भी यहूदी है जो सबसे ज़्यादा गालियां देता है इसको, ये जो है आपका नेतन्याहू,
तो उसमें दोनों तरह के लोग हैं, एक्सट्रीम राइट विंग भी हैं, लेफ्ट के लोग भी हैं और लेफ्ट ऑफ द सेंटर लोग भी हैं। तो मुझे ये एक और बात लग रही है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि पूरी दुनिया में इस जो लालच और ग्रीड है और जो ये 2 नंबर पैसे का उद्यम मचा रखा है इस पूरी दुनिया की जो इशराफिया है, इससे तंग आकर लोग कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क में, इंडोनेशिया में कुछ अर्सा पहले कैसे मूवमेंट बनी, सर्बिया में बनी, आज टर्की में बनी हुई है, सब ठेकेदारी का खेल हर जगह पे चल रहा है। तो एक तरफ तो एक मुझे जो मैं इसे पॉजिटिव भी समझता हूं कि जिस तरीके से अवाम स्टेप इन कर रही है अपने आइन के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक, अपने राइट्स के लिए, वो जो है वो पहले सब कुछ इन्होंने ये इस काला माल हड़प करने वाली इशराफिया के हवाले जो इक़्तिदार था, अब मुझे ये लगता है कि लोग जो हैं वो तारीख के अखाड़े में अब कदम रखेंगे, जिसे आप कॉन्शियस इंटरवेंशन ऑफ द मैसेज इनटू द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। आई थिंक एक रूडिमेंट्री सतह पर, इब्तदाई सतह पर यह हो रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि यह इजराइल के अंदर शुरू हो गई उस बर्बरियत के खिलाफ जो उसकी अपनी रूलिंग क्लास कर रही है। मियां साहब, लेकिन काजी साहब देखें, जो तुर्की के अंदर हो रहा है वो मुझे लगता है कि वो उन कुफ्तों का किया धरा है जो पहले कमाल अतातुर्क को लाए थे, और वही जो कुफ्ते हैं वो अब जो मेयर है इस्तांबुल का उसको ला रहे हैं। अब तुर्की के अंदर आपने देखा कि जो मुजाहरे हो रहे हैं वो ये नहीं हो रहे कि वहाँ पर जो है वो कोई किसी के साथ जुल्म हो गया है, बल्कि वो कुछ मुजाहरों की नोयत कुछ और है, वो सिर्फ इस्तांबुल के इर्द गिर्द हो रहे हैं। और 3 बड़े शहर जिसमें इनकरा और इस्तांबुल और अजमीर है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक बाई एंड लार्ज 49.1% वोट थे इसके, जो जब पिछला इलेक्शन जीता है जब ये तैयब उर्दवान, और इसकी जो मुखालिफ अपोजिशन है वो स्कैटर्ड है, वो फैली हुई है, वो आइडियोलॉजिकली वो डिसओरिएंटेड है, ये राइट विंग पोजीशन लेते हैं, ये एक जो इस्लामिस्ट सोच रखने वाले लोग हैं तुर्की में, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये यकजा है, जबकि अपोजिशन ऑलमोस्ट इट हैंग्स इन बैलेंस। सिर्फ वो ये कि वो इकट्ठे नहीं है। तो ये करते हैं कि जब कोई ऐसी फिगर ऊपर आती है कि जो यूनिफाई कर सके तो ये ही फील्स थ्रेटन्ड, तो उसके बाद वो जाहिर है उन्होंने उनको पकड़ लिया, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी लोग वहां बात कर रहे हैं। बहरहाल तुर्की हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, हम तो वहां की खैर ही मांगेंगे। 2 मुल्क हैं ना जिसमें इजराइल है और अमेरिका है, ये इनका किया धरा है। देखें मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता में जो मामला खराब किए जा रहे हैं, तो उसमें यमन की तरफ से जो फिर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, और वहां पर ईरान ने भी अपना जो है वो लॉन्चिंग पैड जो है वो तैयार कर लिया है, और वहां पर उनके 800 जो मकामात है उसको लॉक कर दिया है, और अमेरिका को वहां पर अपना बैरी बेड़ा बदलना पड़ गया है, और वहां पर जो है ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। तो वो भी अमेरिका और इजराइल जो दूसरे मुल्कों में आग लगाते थे उनको अपना एक बड़ी खतरनाक बात है मीन साहब, एक बड़ी खतरनाक बात है, अगर इसने कब्जा किया, देखे ना, एक रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता रहा ना अमेरिका आज तक, और रूल बेस्ड ऑर्डर के नाम पे ही इन्होंने जो है अमेरिकी अवाम का इस्तेसाल किया। ये जो लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट थी अमेरिका की, जिसको पछाड़ दिया बुरी तरीके से, और ठीक पछाड़ा। लोग बड़े तंग थे इनसे बड़े तंग थे। लोगों ने नफरत में वोट, इनकी नफरत में ट्रंप को वोट दिया है, ट्रंप की मोहब्बत में नहीं दिया। ये वही कहानी है जो हर जगह चल रही है। अब सवाल ये है मियां साहब कि वहाँ पे जो सूरत अहवाल है वो हमें आए दिन जो है वो ख़राब होती नज़र आएगी। और आप देख रहे हैं कि जो 5 लाख लोगों को तो उसने निकाल रहा है, अपने मुल्क से वो निकाल रहा है। तो ये इसलिए, और हाँ, और अगर यहाँ ये कब्ज़ा करता है तो इसका मतलब ये है कि फिर हर ताकतवर मुल्क कहीं भी जाके कब्ज़ा कर ले। ये रास्ता खोल रहे हैं आप कि दुनिया में जो है वो सरहदों को क्या तब्दील करने का वक्त आ गया है। तो इसलिए अब ये जा क्यों रहा है, मैं ये भी बता दूं, एक्सपेंसिव अर्थ में ये जो मादनियात हैं, असल जो माल है इस वक्त वो 99% चाइना के पास है, और जो ग्रीनलैंड है वो भरा पड़ा है एक्सपेंसिव अर्थ और मादनियात से, जिस पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है। बेसिकली लड़ाई ये है। तो बहरहाल बट दे आर गोइंग टू सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। इसका मतलब है जो ताकतवर है कहीं जाके घुस जाए, ये तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड फॉर दी वर्ल्ड पीस। मियां साहब, लेकिन कायद साहब ऐसा नहीं होगा। अब मेरा ख्याल है कि इनका नाटका खुद बंद हो गया है। आप देखें ना, जो ईरान है उस खड़ा हो गया अमेरिका के सामने। ईरान को कहा जा रहा था कि ईरान के पास कुछ नहीं है, पाबंदियां हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ देर की मार है।
लेकिन ईरान खड़ा हो गया सामने। ईरान ने कहा कि अब जिसने आना है वो आए, जिसने जो करना है वो कर ले। ईरान ने बल्कि जो मकामात है उनको लॉक कर दिया। मुझे यहाँ रोकेगा आपको, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। एक बड़े वोलेटाइल पीरियड में नेचुरली दुनिया कदम रख चुकी है, मगर शायद इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये स्टेटस को होता है, ये नाक में दम किया हुआ दुनिया के अवाम, शायद कोई इससे अच्छे रास्ते निकलें। इसी बात पे प्रोग्राम का खात्मा करते हैं। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।